का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मध्य अशोकनगर विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय भाई साहब जगपाल सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पार्टी अशोकनगर एवं नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय नीरज मनोरिया जी, हमारे महामंत्री द्वय आदरणीय लाल जी, रविंद्र जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष सिंह चौधरी जी, स्थानीय मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, अशोक सिंह जी, रघुवंशी जी, हमारे मार्गदर्शक के रूप में शीला जी, ज्ञानेश्वरी भाभी, सविता जी, रीना भाभी, तो इस अभियान के संयोजक आदरणीय जिला उपाध्यक्ष विनोद सिंह यादव जी, सह संयोजक आदरणीय धर्मेंद्र जी और आपके होस्ट आदरणीय हरवीर जी भाई साहब और विकास सम्मुख विराजमान आप सभी मीडिया जगत से जुड़े मेरे परम स्नेही सम्माननीय अग्रज अनुज बंधु सखा, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ कि एक रिपोर्ट कार्ड है, या यूँ कहें कि 26 मई 2014 को जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ 282 सांसदों के साथ जब सरकार बनाई थी, तो देश के मानस में एक भावना थी कि ये पार्टी, ये व्यक्ति देश के सामान्य मानवीय के जीवन को बदलने का काम करेंगे। बहुत कुछ ऐसा होगा जो निश्चित रूप से बदलेगा, लोगों का जीवन ज़्यादा सरल, सुखद और सुविधाजनक होगा। तो मैं समझता हूँ कि इन 11 वर्षों में हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना शेष है। यद्यपि ये बैठक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय वंशीलाल जी गुर्जर भाई साहब जो हमारे राज्यसभा के सदस्य, उनको लेना थी, लेकिन जिस तरह से गुजरात में जो प्लेन दुर्घटना हुई उससे हमारे सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए, और उसी क्रम में आज मैं आप सबके बीच में सम्मुख हूँ। तो वैसे ये इसको समेटना उतना ही कठिन है जैसे किसी के जीवन को कुछ पन्ना में समेटना उतना कठिन है। हमने इतना कुछ किया है, इतना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ थोड़े से बिंदुओं से बीच में आपसे मैं चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत के अमृतकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए नई विकास यात्रा तय की है। मोदी जी की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण, आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नया आयाम देने की भावना रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी एक नवीन शक्ति का परिचय पूरे विश्व में करवाया है। हमारी अदम्य साहस के साथ सेना का प्रदर्शन, हमारे रक्षा वैज्ञानिकों का कौशल, ये सब हमें दिखा है। और हमने पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको भीतर तक बड़ी गहरी चोट पहुंचाई। हमने एक समय हम केवल हथियारों को खरीदते थे, आज हम न सिर्फ खरीद में हमने कमी लाई है, बल्कि हम खुद भी निर्यातक देश बने हैं। हमने उन चीज़ों को बनाया है और मिसाइलों को, हथियारों को हम बेचने का काम कर रहे हैं। हमारे S-14 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस, आकाश, INS विक्रांत, तेजस, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसी स्वदेशी तकनीकों के साथ भारत में केवल आत्मरक्षा शक्ति के रूप में उभरा है, बल्कि आज हम निर्यात कर रहे हैं और हमारा रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंचा। निश्चय ही ये मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। संकट काल में मोदी जी ने नागरिकों को हमेशा साथ देने का प्रयास किया है, चाहे रूस यूक्रेन के दौरान ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे में ऑपरेशन देवी शक्ति, कोविड में वंदे भारत, ऐसे करोड़ों भारतीयों को विदेशों से सुरक्षित लाने का काम हमारी सरकार ने किया। नक्सलवाद देश की एक बड़ी समस्या थी। हम आए दिन अपने ही सैनिकों को, अपने ही अर्धसैनिक बलों को, पुलिस बलों को नृशंसतापूर्वक उनकी मौत होते देखते, उनके शवों के चिथड़े होते हुए देखते थे। हमारी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने की, उसकी कमर तोड़ने की कोशिश की है, प्रयास किया है, उसको सफलता पाई है।
आज नक्सली घटनाओं में 70% की कमी है। तो 96 जिले पूरे भारतवर्ष के जो नक्सलवाद से प्रभावित थे उसमें भी शून्यता की स्थिति हम ला रहे हैं। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम वैश्विक स्तर पर जो हमारा डिजिटल लेन देन है 49% लेन देन हम लोग डिजिटली करते हैं। मैं भी 1 रुपये कभी जेब में नहीं रखता। अगर मुझे कुछ भी खरीदना है तो मैं मोबाइल के माध्यम से, फोन पे और रुपये के माध्यम से लेन देन मेरा होता है। देश में यूपीआई 24 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। मोबाइल यूजर्स 116 करोड़ हो चुके हैं। डाटा के रेट्स में बहुत कमी आई है। इसके साथ हमने ई बाजार जेम पोर्टल इसकी दिशा में भी बड़ा काम किया है। लगभग 2.83 करोड़ ऑर्डर जेम पोर्टल के माध्यम से हुए। मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत कर हम देखते हैं कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार बनाती है उसमें जो बिचौलिए होते हैं वो उनके उद्देश्यों को पलीता लगाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से कोई भी पार्टी की सरकार हो तो कोई भी राज्य की सरकार हो, कहीं ना कहीं इस तरह से सिस्टम बनता है कि सरकार और गरीब के बीच में जो संसाधन है उसको नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए हमारी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी इसकी शुरुआत की है और 44 लाख करोड़ रुपए शासन अपनी मंशा के अनुसार सीधे हितग्राहियों के, सीधे उपभोक्ताओं के खाते में हम दे रहे हैं, जिससे दलालों की भूमिका खत्म हुई है और भ्रष्टाचार में कमी आई है। IMF, UNDP जैसे वैश्विक संस्थानों ने भारत के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सराहा है। परिणाम स्वरूप 25 करोड़ लोग 2014 के बाद गरीबी रेखा से ऊपर आए। हमारे देश में बैंक और बैंक खाते इनकी बड़ी कमी थी। केवल वो लोग जो नवधनाढ़ हैं, निम्न मध्यम वर्ग हैं, मध्यम वर्ग हैं या उच्च वर्ग हैं, वो लोग बैंक से लेन देन करते थे। अमूमन लोग, गरीब लोग बैंक जाने से बचता था। पर हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 55 करोड़ 22 लाख नए बैंक खाते हमने खुलवाए और जिसका परिणाम ये हुआ कि शासन की बहुत सारी योजनाएं अब सीधे उनका ट्रांसफर, उनका अंतरण हमारे इन खातों में हो रहा है। मोदी जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने की सरलता, किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राष्ट्र में व्यापार करना कितना सरल है, कितनी कम से कम वहां परमिशन लगती है, कितना कम लाल फीताशाही है या इंस्पेक्टर राज है, इन सब को खत्म करते हुए पहले हमारा स्थान 142वें नंबर पे था, आज हम 63वीं रैंक पे पहुंचे हैं। तो व्यापार के लिए हमने अनुकूलता बनाने का प्रयास किया है। आज 1 करोड़ 80 लाख नई कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हुई हैं। NPA को हमने कम किया है। इसके साथ हमने निर्यात भी 825 अरब डॉलर तक बढ़ाया है। प्रतिबद्धता के साथ हमने देश के नागरिकों को 12,75,000 रुपये तक की टैक्स छूट देने का प्रयास हमने किया है और इसमें सफलता हमने पाई। हमने देश के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को पर्याप्त महत्व दिया, उनके हुनर और अवसर को पहचान कर उन्हें काम करने की पूरी छूट दी है, जिसका परिणाम चतुर्दिक चारों दिशाओं में देश में दिख रहा है। हमने बड़े बड़े जो स्थापत्य की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका काम हमने किया है। चिनाव ब्रिज जो हमारा है, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया और यह विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज है, सबसे ऊंचा ब्रिज। महाराष्ट्र में बदावन पोर्ट 7600 करोड़ के निवेश के साथ समुद्र से जुड़ा हुआ व्यापार का और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रामेश्वरम में इसी तरह से हमने 3600 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण हमने किया है। हमारे 99% गांव कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। 34 किलोमीटर हाईवे हम रोज बना रहे हैं। रेलवे का बजट 9 गुना बढ़ाया है। 136 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। 103 अमृत भारत स्टेशन का पुनर्निर्माण हमने किया है। हमारे हवाई अड्डों की संख्या 160 तक 7 लाख रुपए की सम्मान निधि हम दे रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ये राशि डबल है तो देश में हम 6,000 रुपये प्रति किसान हम इसको दे रहे हैं। गरीब कल्याण के क्षेत्र में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अन्न हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के आवास देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसा काम न भूतो न भविष्य की तो नहीं कहूँगा, ना भूतकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही राज्य में, केंद्र में, और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1 या 2 आवास हम देखते थे।
बहुत कम उनकी संख्या होती थी। उनका लाभ भी गरीब तक, अंत्योदय तक, समाज के वंचित, दलित, पिछड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता था। उस सब सारी व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए हमने प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसके सर पर छत नहीं है, हमने प्रधानमंत्री आवास के रूप में उनको एक आवास देने का, पक्का घर देने का काम किया है। वो 4 करोड़ आवास हम दे चुके हैं। आने वाले समय में हम इस बजट में 3 करोड़ से अधिक आवास और देने का हमने प्रावधान किया है। 12 करोड़ लोगों को हमने शौचालय दिए। शौचालय का क्या महत्व है हम सब जानते हैं, मुझे किसी तरह से कोई शब्द उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। 15 करोड़ से अधिक घरों में हमने नल जल योजना के अंतर्गत नल से पानी पहुंचाने का प्रयास किया है। सिंचाई बढ़े, किसान समृद्ध हो, इसके लिए हमने 112 सिंचाई की योजना शुरू की है और इस दिशा में हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड 25 करोड़ जारी किए हैं। मंडियों के सरलीकरण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में भी हमने विभिन्न काम किए हैं। देश में वन्य प्राणी बढ़े और उनके जीवन को अनुकूलन हो, इस दिशा में हमने काम किया है। 142 करोड़ पौधरोपण हमने किए हैं। कश्मीर से हमने धारा 370 हटाई है। विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल परियोजना, राम मंदिर का सपना नहीं बल्कि असलियत है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पंचतीर्थ, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने के लिए उनके जीवन से जुड़े हुए 5 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उन्होंने दीक्षा ली, जहां उन्होंने शिक्षा ली, जहां उन्होंने काम किया, जहां उनकी मृत्यु हुई, उन 5 स्थानों को पंचतीर्थ में डेवलप करने का, यहाँ तक कि लंदन में वो जहाँ रहते थे उसको भी खरीद कर हमने, बाबा साहब के उस मकान को खरीद कर हमने संग्रहालय बनाने का काम मेरी सरकार, हमारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने किया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत देश में माताओं को सम्मान दिलाने के लिए हमने अधिनियम के तहत, बिल के तहत देश की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें हमारी मातृशक्ति के लिए आरक्षित की हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं 90 लाख 100 साल समूह से जुड़ी हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी हमने बनाई और मातृत्व बंधन योजना के तहत हमने 3.98 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 18,593 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन, सेना एनडीए में प्रवेश, इसके लिए हमने काम किया है। अमृतकाल में देश की असली ताकत युवा है और इसके लिए हमने एक नई शिक्षा नीति 30 वर्ष बाद 2020 में लाया, उसको हमने लागू किया है। एम्स की संख्या जो अत्यल्प थी, बिल्कुल कम, पूरा दिल्ली में एक एम्स हुआ करता था, आज 23 एम्स हो गए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 8 नए आईआईएम्स के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने 7 नए आईआईटी प्रौद्योगिकी संस्थान, 490 यूनिवर्सिटीज हमने स्थापित की हैं। और प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत 16 करोड़ किसानों को हमने ट्रेनिंग दी। किसी भी समाज की अगर हमें आइडेंटिटी, उसकी पहचान देखनी है तो हमें उसकी शिक्षा देखना चाहिए। शिक्षा कितनी अच्छी है, शैक्षणिक संस्थान कितनी अच्छी है, लोग कितना पढ़े लिखे हैं, निश्चित रूप से यह हमें दिखाती है कि समाज कितना जागरूक है, समाज कितना आगे है। इसलिए मेरी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त काम किया है। स्टार्टअप योजना, जो लोग नया रोजगार करना चाहते हैं, स्वयं भी रोजगार करना चाहते हैं और दूसरों को भी रोजगार देना चाहती है, उसके लिए मेरी सरकार ने स्टार्टअप योजना शुरू की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देने वाला इकोसिस्टम हमने बनाया और लगभग 1.60 लाख से ज्यादा स्टार्टअप और 17.5 लाख नौकरी हमने देने का प्रयास किया है। आयुष्मान योजना, ईश्वर ना करे किसी भी व्यक्ति को या उसके परिजन को कभी कोई गंभीर बीमारी जब आती है तो हमने देखे हैं कि उसके घर, जमीन, जायदाद, उसके खेत खलिहान एक समय गिरवी रखे जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत हमने 40.7 करोड़ स्वास्थ्य बीमा जारी की। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सबके अनुभव में भी होगा कि कोई न कोई व्यक्ति जो अत्यंत सामान्य परिस्थिति से आता है, निर्धन है, उतनी आर्थिक क्षमता उसकी नहीं है, लेकिन अगर गंभीर बीमारी आ गई तो महज कुछ थोड़े से 100 रुपये, 2-5 रुपये खर्चे में उसने लाख रुपए का इलाज निःशुल्क बड़े बड़े अस्पतालों में कराने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी योजना और बहुत बड़ी सफलता हमारी मोदी सरकार की है। हमने
ये चेष्टा क्यों की? चलो जब साहब। दोनों में से- नहीं अगर नहीं कर सकते हम तो अपना जवाब मांगेंगे। अध्यक्ष साहब अच्छा अध्यक्ष जी एक चीज अध्यक्ष जी हाँ अध्यक्ष जी एक बात, हम प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग अभी भी दर दर भटक रहे हैं। अशोकनगर, चंदेरी और कई आज ही सैकड़ों आवेदन जन सुनवाई में पहुंचे हैं और इसमें काफ़ी पंचायतों की भी शिकायतें आ रही हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या आप इसको मानते हैं कि अशोकनगर में जमीन आवंटित नहीं हो रही, गांव जिले में जमीन नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का पर्याप्त लाभ मेरे जिले में हर पंचायत में नगरीय परिषद नगर निकाय को मिला। इसके लिए दर दर भटकना का शब्द का प्रयोग इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि ये इसका ऑनलाइन सिस्टम है। जब हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो हम वरीयता में आते हैं, हमारा सर्वेक्षण होता है, पटवारी और मेरी बात सुन तो लीजिए प्लीज, ये सब लोग उसका परीक्षण कर लेते हैं। परीक्षण के उपरांत जब वो पात्र पाया जाता है, भूमि उसके नाम से होती है तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलता है। पर्याप्त लाभ मिले, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक भी व्यक्ति जिस जिले में ऐसा नहीं बचेगा जो पात्र है और जिसको आवास योजना का लाभ आज भ्रष्टाचार की कोई स्पेसिफिक अगर कोई विषय है तो आप मुझे मेरे सामने लाइए, मैं आपको वचन देता हूँ। जन सुनवाई के आवेदन मंगा लें, आपको खुद पता चलेगा। मामला सीधा एक और है कि जो अपन अगर बात कर रहे हैं तो आप 11 साल की उपलब्धि अगर आ रहे हैं, 11 साल पहले जब हिंदुस्तान में था तो 35 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज की डेट में कर्जा बढ़ के 235 करोड़ लाख रुपए का कर्जा हम लोगों के ऊपर हो गया है। अगर हम अपने आप को जीडीपी में चौथी अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, अगर हम जापान से अपनी तुलना कर रहे हैं तो हमारी प्रति व्यक्ति आय की स्थिति देखिए कि हम लोग वर्ल्ड के सबसे उन निचले देशों में शामिल हो गए हैं जहाँ हमारी प्रति व्यक्ति आय हमारी उन देशों के समक्ष है। तो आप विकास मतलब फिर 11 साल के विकास को आप कैसे बता रहे हैं? नहीं, इस तरह से नहीं लेना चाहिए हमें। 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो हम मुश्किल से 35 करोड़ होंगे, अगर मैं एकदम आंकड़ा मेरा सही तो आज हम 140 करोड़ हैं। निश्चित रूप से मेरे दादाजी की तनख्वाह 6 रुपये महीने थी, पंचायत में वो मंत्री थे, और मेरे पिताजी जब रिटायर्ड हुए तो उन्हें 40,000 रुपये पेंशन मिलती थी, 40,000 तो शिक्षक होकर रिटायर्ड। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम इस संख्या पे ना जाए। विकास और आर्थिक स्थिति के दोनों अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर। पर हमको 80 करोड़ लोगों को क्यों फ्री में राशन देना पड़ रहा है? क्या अगर हम उनको राशन देना बंद कर दें तो आप मानते हैं कि वो भूखे मर जाएंगे, भुखमरी का दौर शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, 80 करोड़ लोगों को हम क्यों फ्री में अनाज दे रहे हैं? ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी जब हम योजना बनाते हैं तो हम जन कल्याण को आधार रखते हुए बनाते हैं, लोग हमारे ध्यान में होते हैं। आज हम हजारों करोड़ की रोड बनाते हैं, उसका हमें टैक्स उतना नहीं मिलता। हम करोड़ों के अस्पताल बना रहे हैं, उसका कोई हमें टैक्स नहीं मिलता। हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, बंदरगाह बना रहे हैं, उसका हमें कोई टैक्स, कोई प्रत्युत्तर सरकार को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें सामान्य व्यक्ति के जीवन को सरल बनाना है, इसलिए हम काम करते हैं। देखिए, अशोकनगर विषय में आपने कहा कि मामला बढ़ा है, तो मैं अशोकनगर पे 3 प्रश्न आपसे। कल का प्रकरण आपको पता होगा, तो आपका कर रहे जी वहाँ पे पार्लियामेंट संस्कार जी, और ऐसे ही बहुत सारे प्रकरण का पिछले साल हम लोगों ने ज्ञापन भी कलेक्टर साहब को दिया था कि अशोकनगर जिले के लगभग 40% पंचायतें ऐसी हैं मुक्तिधाम रहेगी। क्या है यहाँ पे पैसा हुआ, आवंटन हुआ, लेकिन मुक्तिधाम नहीं बन सकती, बनी वो फाइलों माने है नहीं। दिल्ली में भी प्रकरण हुआ था, पिछले साल का प्रकरण, दिल्ली में भी सेम कैसे प्रकरण हुआ। दूसरा, पिछले 15 से 20 दिन से अशोकनगर में जिस तरह से लाइट कटौती की त्राई मची, क्या आपने कभी अधिकारी किसी से बात की, उनसे बात की कि भाई ये समस्या रात भर लोग छुट्टों में बैठ रहे हैं, जिनके पास इन्वेटर हैं वो तो अपने घरों में सोए रहते हैं। आगे जो निचले स्तर का, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पिछले स्तर या गरीब स्तर के लोगों ने सोचा, तो 20-25 दिन से बहुत बेकार स्थिति। तीसरा मुख्य विषय पर मैं आता हूँ, पिछले 3-4 साल में अशोकनगर में 90 कैजुअलिटी हो चुकी है। इसमें हर गली हर कोई, मेरे पास पूरा डाटा है। तो इसमें पे आज तक इतनी सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जबकि पूरे शहर के आप किसी भी कोने, किसी और सामान्य नेता, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या किसी भी जनप्रतिनिधि से भी आप चर्चा करो, उसको भी पता है शहर के हर कोने, हर गली, हर मोहल्ले में हर पान की दुकान, आप अगर गांधी पार्क में तलाश करो ना, केले के ठेले के मालिक के पास भी इसमें की पुड़िया उपलब्ध है।
जिस कदर नशा मतलब बेचा जा रहा है, वो गांजे के तो काउंटर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लगे हुए। मेरे पास सबका डाटा है, आपको व्यक्तिगत भेज भी सकता हूँ, लेकिन अगर उसकी कोई प्रतिक्रिया हो तो मेरा महोदय से निवेदन है, इस पे आप। आपके 3 प्रश्न हैं जी, मैं तीनों का सम्मान करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसा कि आपने विषय लिया टूकू तलैया के पास जो हमारा शंभू है, तो अभी किसी कारणों से जो हवा तेज चली थी उसका छप्पर उड़ा था और वो डैमेज है, मैं मान रहा हूँ। हालांकि वहाँ पे हमारे एक NGO ने कुछ काम किया है और चंदेरी के जितने भी मुक्तिधाम हैं उसमें सबसे अच्छा मुक्तिधाम वो माना जाता है टूकू तलैया वाला। वो प्राइवेट है, थाने के पीछे है, लेकिन प्राकृतिक कारणों से वो थोड़ा उसको नुकसान पहुंचा था। नहीं, वो तो काफी लंबे समय से खराब है। मैंने आज मैं किसी तरह का उसको छिपाने बचाने का प्रयास नहीं करूंगा, उसको सुधार नहीं किया। मैं समझता हूँ कि डैमेज नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जन्म के बाद जो सबसे बड़ी घटना होती है वो होती है उसकी मृत्यु, और प्रत्येक नागरिक की मृत्यु को सम्मान मिलना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। और हमारे आदरणीय मोहन जी की सरकार, भाजपा की सरकार ने इस दिशा में काम किया है। हमने एयर एम्बुलेंस के लिए काम किया कि अगर कोई बीमार होता है तो हम गरीब से गरीब यह सूचना के आधार पर हम प्रत्येक व्यक्ति को जिसके पास आयुष्मान कार्ड है या विधायक जी लिख देते हैं तो उसको एयर एम्बुलेंस का लाभ मिल जाता है। दूसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो अपरिचित है, जिसकी जानकारी नहीं है, उसके भी अंतिम संस्कार का काम, उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार का है। तो मैं आपकी इस पीड़ा से सहमत हूँ, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा। हमारे सम्मानित मंच, हमारे जो विधायक जी वाली साहब, हम सब लोग यहाँ बैठे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह की शिकायत, शमशान में अव्यवस्था होने की शिकायत आगे ना रहे। जल्द से जल्द ये संख्या शून्य हो कि 40 गाँव में, 40 पंचायतों में वो शमशान ही हो। 40% अशोकनगर के अंदर। दूसरा आपका विषय था बिजली का। बिजली से स्वयं मैं भी पीड़ित, मेरे घर में भी इन्वर्टर नहीं है, मैं चेक करवा सकते हैं, ना मेरे घर में इन्वर्टर है, ना मेरे घर में वो जनरेटर। जब लाइट जाती है तो मुझे भी तकलीफ होती है, मेरे बच्चों को भी तकलीफ होती है। और इस दिशा में हमारी सरकार निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन लाई है। बहुत हद तक हमने सुधारने की कोशिश की, हम आगे भी बढ़े, लेकिन अगर मैं ये नहीं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई कमी है तो हम अपने नेतृत्व के साथ, अपने नेताओं के साथ इस विभाग से भी बात कर रहे हैं और आगे हम नेतृत्व से भी बात करेंगे, माननीय मंत्री से बात करेंगे, CM साहब से बात करेंगे कि हमारे लोगों को जितना हमने तय किया है उतना लाभ तो उनको मिलना चाहिए। तीसरी बात, रही बात स्मैक की, तो किसी भी समाज को खोखला करने का काम नशा करता है। नशे के मैं 100% खिलाफ हूँ। किसी प्रकार का नशा हो, शरीर का नशा हो चाहे दिमाग का नशा हो, किसी प्रकार का नशा हो। और इसके लिए मैं स्वयं आप दीजिए, मैं SP साहब को पत्र लिखता हूँ और SP साहब के माध्यम से मैं प्रशासन को, DGP को, जिसको चिट्ठी लिखना होगी हम लोग लिखेंगे और नशे के कारोबार, इन सब की कमर तोड़ने के लिए हम काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आपने भ्रष्टाचार की अभी बात की थी, कोई विषय होता मैं बताया। मैं आपको बताऊं, पिछले साल की बात है, अशोकनगर के गांधी पार्क पे एक मेडिकल स्टोर पे सरकारी अस्पताल की दवाएं बड़ी मात्रा में मिली थी। उस मेडिकल को बंद कर दिया गया। उसके लिए एक समिति बनाई गई, फिर हम लोगों ने थोड़ी सी आपत्ति दर्ज कराई गई, फिर दूसरी समिति बनाई। आज दिनांक तक पता नहीं चल पाया कि सरकारी अस्पताल की दवाएं मेडिकल पे क्यों बिक रही थी, कहाँ से आ रही थी, कैसे पहुंची। इस विषय को हम लोगों ने प्रमुखता से उठाया था, लेकिन अभी तक आपने मेरे ध्यान में वो लाया है, आप विश्वास मानिए, मैं जवाब उसका लेंगे। तो जो कड़ी कार्रवाई CMHO से पूछी, मैं समझ गया, पूछी विषय में समझ गया और जिसका मैं काम किया। और आग्रह मेरा है कि लस्सी पीली होगी सर जी, लस्सी दे दो भाई साहब। अध्यक्ष जी, एक बात और बता दो, अंतिम प्रश्न मेरा, ये बड़ी लंबी बात है, आप ये बता दो, हम जैसे जिले की हम बात करें, चूंकि हम जिले में बैठे हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर होती है। जिले को क्या क्या मिला, थोड़ा सा इसकी भी एक लिस्ट बन जाती है, और जिले को क्या क्या जरूरतें हैं आने वाले 4 सालों में, उनकी भी एक सूची अगर आपके पास होती तो हम लोग को ज्यादा बेहतर। मैं आपके उस प्रश्न का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा आग्रह था आप सबको करता हूँ कि मैं बड़े आदर के साथ, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें, ना कोई महान जरूरत। जब हम PhD का एग्जाम देने बैठते हैं तो हम PhD के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जब हम ग्रेजुएशन की होती तो उसको उत्तर देते हैं। जब हम अध्यक्ष जी PhD के क्वेश्चन ही करते हैं। मणिपुर 2 साल से चल रहा है, आपके मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए, मणिपुर पे आज तक क्यों शांत है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जब सेना अंदर तक घुस गई थी, अंदर तक जब सेना घुस गई थी, ये 2 क्वेश्चन को
विश्वविद्यालय के क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। हाँ, ऑपरेशन मैं सिंदूर के तहत जब ट्रंप द्वारा सीज फायर की घोषणा की गई, तो जब मोदी जी और सेना जब इतनी बहादुरता से अंदर घुस रही थी और सेना को लगातार सफलता मिल रही थी, तो मोदी जी की तरफ से कोई वक्तव्य क्यों नहीं आया कि ये ट्रंप के कहने से बंद नहीं हुआ है? तो ये इस टाइप की चीजें क्यों देश के समक्ष सामने नहीं आई? मैं 2 प्रश्नों का उत्तर दे दूं। पीएचडी लेवल के जो प्रश्न आदरणीय ऐसा ने किए। मणिपुर में मैतेई और कुकी 2 समुदाय हैं। मुझे इतना विस्तार से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपके हाँ जी, मैं सम्मान में कर रहे हैं। उन दोनों समुदाय में एक समुदाय अंग्रेजों के शासन में ज्यादा प्रबल था, और अब जब चूंकि समय का परिवर्तन आया है, तो दूसरा समुदाय भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने अधिकारों को लेने का प्रयास कर रहा है। उपवर्ग संघर्ष जिस तरह से अन्य क्षेत्र में होता है, हमारी सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है, लोगों को राजनीतिक हल के लिए भी काम कर रही है। अभी वहां की गवर्नमेंट ने इस्तीफा दिया, फिर द्वारा मुख्यमंत्री सरकार की अभी रिसेंटली 9 तारीख को वहां फिर दोबारा से दंगे हुए हैं, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो चूंकि संघर्ष का विषय है, ये 2 समुदायों के बीच में, 2 कम्युनिटियों के बीच में, 2 धर्मों के बीच में संघर्ष, तो निश्चित रूप से उस दिशा में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रत्येक किसी भी हिस्से में अगर कोई हिंसा होती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मेरी सरकार, हमारी सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। रहा प्रधानमंत्री जी के ट्रंप या इस तरह की बयानों पे, भारत का विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्री, भारत के विदेश सचिव और जिनको बयान देना है वो लगातार उस विषय पे बोलते रहे। हमने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे रिक्वेस्ट की, सीज फायर का आग्रह किया, घुटनों के बल आकर हमसे आग्रह किया, और हमने उनके उस आग्रह को अपनी शर्तों 64,180 करोड़ रुपए का निवेश हमने मेडिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किया है। आज राइजिंग हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय सिंधिया जी, जो 7 सिस्टर्स कहलाती है, 7 पूर्वोत्तर के राज्य, उसकी प्रभारी भी, और उसके लिए हमने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, माने केवल उन 7 राज्यों में जो स्वयं को पिछड़ा महसूस करते हैं, भारत से विलग महसूस करते थे, मुख्य धारा में नहीं थे, भौगोलिक दृष्टि से वहां पर्वत, पहाड़ और जंगल, ये सारी स्थितियां थी, तो उन सबको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए और उसमें तेज गति से विकास हो, इसके लिए हमने काम किया। और केवल उन 7 राज्यों को लक्ष्य आधारित रखते हुए हमने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट, हमने नॉर्थ ईस्ट का उदय, इसके हमने सबमिट किया, और इसमें 4,03,000 करोड़ रुपए का निवेश के MOU साइन उसमें हुए हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने बड़ी राशि हम सबको विकास के रूप में वहां मिलेगी। उग्रवाद में 64% कमी आई है। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 44,869 करोड़ से अधिक की राशि के 3,613 करोड़ से अधिक प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। अब मोदी सरकार गुड ईस्ट को लीड ईस्ट, मैंने अच्छा पूर्व के स्थान पर नेतृत्व करता हुआ पूर्व, इस दिशा में काम कर रहा है। हमने 10 नए एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड के तहत बनाए हैं, और इस दिशा में हम पर्याप्त काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये तो बानगी है, कुछ उल्लेखनीय चीजें में आने आप सबके समक्ष रखी, और लोगों को सुविधा से जीवन उनका हो, उनके जीवन की दिक्कतें कम हो, और केवल आर्थिक रूप से नहीं, केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उस सम्मान के साथ उनका जीवन हो, इस दिशा में मोदी जी ने बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। इस अवसर पर मुझे इतना ही कहना था। आप सबका धन्यवाद।